शिव भक्त कांवड़ियों पर आज सुबह से ही भगवान शिव की कृपा बरस रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हल्की बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में जो शिव भक्त कांवड़ियाँ जल लेकर जा रहे हैं अपने अपने गंतव्यों पर लगातार अग्रसर हैं। हल्की बारिश पड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं, जो भोले हैं, हरिद्वार से जल लेकर चल रहे हैं, वो लगातार भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपने गंतव्यों की तरफ अग्रसर हैं और ऐसे में ऊपर से भगवान शिव की कृपा बारिश के रूप में उन पर बरस रही है। मौसम भी अच्छा बना हुआ है। अगर बात करें उमस भरी गर्मी से सभी को राहत मिली है। ख़ास तौर पर जो शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य पर जा रहे हैं उन शिव भक्तों पर शिव की कृपा लगातार बनी हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो शिव भक्त हैं वो आगे कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अभी इनको मथुरा वृंदावन पहुंचना है और इसी तरह से हल्की बारिश के अंदर आप देखेंगे तो लगातार जो शिव भक्त कांवड़िए हैं अग्रसर हैं अपने गंतव्यों की तरफ। और इस तरह के जो शिविर हैं वो जगह जगह बनाए गए हैं। मैं वो आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो शिव भक्त कांवड़िए बीच बीच में रुककर आगे की तरफ जाते हैं उनके लिए इस तरह के जो शिविर हैं उनका एक तरह से लगाए गए हैं। उन शिविरों को लगाया गया है रास्तों में जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और ये देखिए शिव की जो फौज है वो लगातार अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर होती हुई और जो बारिश है अब वो भी लगातार तेज हो रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे चाहे कम उम्र के भोले हों या सीनियर कहें, श्रद्धालु कहें, बड़े उम्र के उम्रदराज, वो भी जो कांवड़ हैं वो लेकर जा रहे हैं। अभी भी हल्की बारिश देखने को मिल रही है और इस तरह के जो शिविर हैं जगह जगह रास्तों में मिल जाते हैं जहां पर शिव भक्त कांवड़िए जिनको विश्राम करना होता है, रुकना होता है, उस तरह के इंतजाम भी पूरे रास्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शिव की भक्ति बारिश के रूप में इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बरसती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और नोएडा के अधिकतर इलाकों में बारिश है। तस्वीर आपको दिखाएं तो नोएडा के एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं। आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और बारिश की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। हालांकि बारिश हल्की है। बारिश हल्की होने की वजह से जो जल भराव की स्थिति है वो तो अभी नहीं बन पाई है, लेकिन आज 3-4 बजे तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया है। जल भराव ना हो उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा तमाम दावे किए गए हैं। हालांकि तेज बारिश के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव जैसी जो समस्या है वो ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, सुबह से हल्की बारिश है, उसके बाद जल भराव जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन कई रेड लाइट बंद पड़ जाने की वजह से जो रास्ता है वो ट्रैफिक है वो धीमे चल रहा है और रुक रुक कर गाड़ियाँ चलने के लिए मजबूर हैं। सुबह का वक्त है, सभी लोग अपनी दफ्तरों के लिए निकले। ऐसे में बारिश जहाँ तापमान में गिरावट दर्ज कर रही है वहीं जाम जैसी स्थिति से लोगों को परेशानी भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। पहाड़ों पर मानसून आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अपने उफान पर बह रही है। नदियां खतरे के निशान को पार कर बह रही हैं, जिससे नदी किनारे जाने वाले सभी रास्ते जलमग्न हैं तो कहीं घरों में पानी घुसा हुआ है। इसके अलावा कहीं पैदल पुल भी जलमग्न है, जिससे आवाजाही ठप पड़ी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए हालातों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा मंदिर में पानी घुसा हुआ है। गुफा कई दिनों से जलमग्न है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और आम जनमानस से अपील है कि वे मौसम का पुनर्मन कर ही यात्रा पर निकले तथा प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। अधिक वर्षा होने पर सुरक्षित स्थानों पर ही रुके रहें। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड का गठन किया और इस गठन की शुरुआत आज से मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के आवास पर उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड की यहाँ पर न सिर्फ एक आभार देने के लिए बैठक थी, बल्कि अलग अलग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से आए हुए घुमंतु जातियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, सरकार के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया और एक
बहुत बड़ा ये मुद्दा था, क्योंकि अगर हम घुमंतु जातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80 से ज़्यादा ऐसी घुमंतु जातियाँ हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा इनकी संख्या, और उनके लिए उठाया गया ये घुमंतु विकास बोर्ड अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में न सिर्फ इन्हें सरकारी आवास, ज़मीन और जो मूल पहचान होती है आधार कार्ड से लेकर के अन्य कई ऐसी सरकारी कागज़ें मिल सकती हैं, जिसके बाद ये न सिर्फ वोट डाल सकते हैं, नागरिकता के तौर पर कागज़ों को दिखा सकते हैं, पर आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इन सब को लेकर के ये एक बड़ा कदम, और बहुत समय से इस मांग को उठा तो जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से इससे पहले की सरकारों ने कभी पहल नहीं की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को आभार जताया गया आज घुमंतु जातियों की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। मुंबई में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं के साथ खुलकर संवाद किया। बातचीत के दौरान उन्होंने आंदोलन, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, महिलाओं की भागीदारी और पड़ोसी देशों से रिश्तों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक राय रखी। जेन जी के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि उन्हें एंटी नेशनल कहना गलत है, वे हमारे अपने हैं और उनकी शिकायतों को संवाद के जरिए सुना जाना चाहिए। लाठीचार्ज पर उन्होंने पूरी जानकारी ना होने की बात कही, लेकिन युवाओं पर भरोसा जताया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मर्यादा के भीतर होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष पालवनकर के साथ पंकज मिश्रा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज लखनऊ के एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवमानना के लिए नोटिस जारी कर दिया। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एलडीए से पूछा है कि आखिरकार वहाँ पे जो संबंधित उपकरण हैं क्या उनकी जानकारी एलडीए के पास थी या नहीं, और सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम थे। इस पर नोटिस जारी होने के बाद अब एलडीए को जवाब देना है। हालांकि जो अगली सुनवाई होगी उसके अंदर एक एक चीज़, एक एक तथ्य और साक्ष्य एलडीए को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दर्ज कराना होगा। ऐसे में लगातार इस पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम टिप्पणी होती हुई नजर आनी शुरू हुई, लेकिन जो संबंधित विभाग है अगर उसकी बात की जाती है तब साफ तौर पे सवाल लाजमी खड़ा होता है कि सुरक्षा के लिहाज से चल रहे कोचिंग सेंटरों के अंदर में क्या एलडीए ने जाकर खुद ग्राउंड जीरो पर इसका पूरा निरीक्षण किया था या नहीं। लेकिन सवालों के घेरे में जहां एक तरफ एलडीए नजर आता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब एक नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस का जवाब आने के बाद क्या कुछ नया नजर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है अगर उसका जवाब जल्द से जल्द आखिर नहीं हुआ तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ सैयद अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। झांसी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल रेस्क्यू किया गया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 40 मिनट के रेस्क्यू के बाद घायलों को झांसी के मोट के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मृतकों की पहचान अतीक अहमद के बेटे अवान के रूप में हुई है, जो पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हादसे की वजह नींद की झपकी और तेज रफ्तार बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और नींद की झपकी है। वहीं एसएसपी द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से बातचीत की गई, जिसमें बताया है कि हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार लोग झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने आ रहे थे और बताया गया है कि अवान हर महीने अपने भाई से झांसी जेल में मिलने आता था, लेकिन जैसे ही वह इस बार आ रहे थे तो पूछ थाना क्षेत्र के खिल्ली हाईवे पर
उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और घायलों का झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। और इस समय हम लोग झांसी के मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद है और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। इसके अलावा घायलों का लगातार इलाज जारी है और घायलों के परिजनों और मृतकों के परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। क्योंकि कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो झांसी जिला जेल है जहां पर अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बंद है और जिससे मिलने के लिए आज उसका भाई अवान अपने दोस्तों के साथ झांसी आ रहा था। और जैसे ही उसकी कार झांसी के पूछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे झांसी कानपुर खिल्ली गांव के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जा टकराई, जिस हादसे में अवान और उसके साथी सोनू की दर्दनाक मौत हो गई और उनके 3 साथी जैद, फारूक और ऐजान की हालत गंभीर है, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में अब सुधार बताया गया है। वहीं झांसी एसएसपी द्वारा आप देख सकते हैं सीपरी बाज़ार पुलिस की यहाँ जेल पर पहुंची है। सीपरी बाज़ार पुलिस यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही उसके भाई को पुलिस सूचना देने आई है और बताया ये गया है, अंदर से सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है वो ये है कि खबर कि जैसे ही अली अहमद को अपने भाई की मौत की खबर मिली, वो अंदर जेल के अंदर फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाई को देखने की गुहार लगाता हुआ नजर आया। सहयोगी कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार। तरुण तेजपाल को मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा झटका। तरुण तेजपाल को यूनियन और पीड़ित मामले में बाइज्जत बरी किया था, उसको लेकर आज मुंबई हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। 2013 में उनको दोषी ठहराया था। 2021 में जो ट्रायल का कोर्ट था उसने उसको बाइज्जत बरी किया था। आज मुंबई हाईकोर्ट ने उसको दोषी ठहराया है। तहलका मैगजीन के डायरेक्टर थे, पूर्व संपादक थे और एक जाने माने पत्रकार थे। इसको लेकर इस पूरे जुडिशरी में, पूरे इस सुनावनी में सबकी नज़रें लगी हुई थी। आज मुंबई हाई कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। विजय कामेश के साथ सुमित, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, यूपी। प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना जर्जर मकान गिरने से परिवार के 7 लोग मलबे में दबे, 6 की मौत, 1 को प्रशासन ने सकुशल बचाया। दरअसल मामला नगर कोतवाली के मोहली का है, जहां आज भोर में करीब 2 बजे 100 साल पुराना एक जर्जर मकान के मलबे में परिवार के कुल 7 लोग दब गए, जिसमें से प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बहू समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को प्रशासन ने सकुशल बचा लिया। सूचना के बाद जहां एक तरफ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एडीजी जोन मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवार को 26,20,000 रुपए की त्वरित सहायता राशि प्रदान की। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला प्रशासन के संज्ञान में है और इस तरीके के तमाम जो जर्जर मकान हैं उनके ध्वस्तीकरण की जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि परिवार का प्रधानमंत्री आवास पास हो चुका था, कुछ दिन बाद ही उसके खाते में पैसे भी जाने वाले थे, जिसे शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। ब्रिजेश मिश्र, न्यूज़ स्टेट, प्रतापगढ़। जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र स्थित गौरवपुर गांव में समरसेबुल के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं कि जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र स्थित गौरवपुर गांव में अच्छेलाल मंगलवार को समरसेबुल के बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ था, जिसमें बुधवार को बोरिंग भी हुई, लेकिन बुधवार की शाम आरव और शिवा, जिसकी उम्र 5 से 6 साल दोनों की उम्र बताई जा रही है, जो खेलते खेलते गड्ढे के पास चले गए और इस गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से ये घटना हुई, पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है और कहीं न कहीं परिवार की भी लापरवाही है। जिस तरह समरसेबुल के लिए खोदे गए गड्ढे को, जहाँ भी बारिश का मौसम है, ऐसे में
बारिश का पानी और जो समरसेबुल के बोरिंग के लिए जो पानी निकाला जाता है वो भी उस गड्ढे में जाता है। ऐसे में 2 मासूम जो खेलते खेलते इस गड्ढे में गए और डूबने से मौत हो गई। बता दें कि दोनों एक ही परिवार के दोनों सगे भाई हैं, यानी कि अच्छे लाल के दोनों बेटे हैं, जो जिनकी उम्र आरव और शिवा की 5 से 6 साल है। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। फिरोजाबाद नगर निगम में उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। अलग अलग मांगे हैं उनकी और इन मांगों को लेकर के आज वो नगर आयुक्त फिरोजाबाद से मुलाकात की है। उन्होंने ठेका सफाई कर्मचारी संघ है उनके द्वारा ये मांग की गई है। उसमें विभिन्न मांगे इस प्रकार हैं कि जिस तरीके से उनका अभी जो वेतनमान है वो 10,000 रुपये है, उसका लगभग 15 से 18,000 रुपये किए जाए। साथ ही जो बाल्मीक मुद्दी हैं उनकी एक द्वार भी बने और जो ठेका सफाई कर्मचारी का जो कंपनी है उसके द्वारा लगातार जो उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना बताए उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई कराने की मांग की और उसमें जांच की जाए कि जिस तरीके से आगामी समय में इस तरीके की हमें उनमें समस्याओं का समाधान हो सके और कोई परेशानी नहीं हो सके। अब देखने वाली बात तो ये भी रहेगी कि आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं या होंगी भी या नहीं। लेकिन इतना उन्होंने कह दिया अगर ये 15 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट फिरोजाबाद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग अलग सोसाइटियों में दूषित पानी आने के मामले लगातार सामने आते हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्चिड सोसाइटी का है। सोसाइटी की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे सोसाइटी है। तकरीबन 20 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके पेट में दर्द जैसी शिकायत होने के बाद सोसाइटी के लोगों के द्वारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जानकारी दी गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा पानी के सैंपल लिए गए और पहले जो सैंपल प्राइवेट लैब में चेक कराया गया था उसमें पानी दूषित होने की बात सामने आई, जिसके बाद 2 सैंपल अलग अलग जगहों से सोसाइटी के अंदर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिए गए और उन सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोसाइटी के अंदर कैंप लगाया गया और कैंप लगाने के बाद तमाम जो लोग हैं सोसाइटी के रहने वाले उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है ताकि पानी से होने वाली बीमारी ज़्यादा न बढ़े, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ना आए। फिलहाल जरूरी जो दिशा निर्देश हैं प्राधिकरण की तरफ से उनका पालन कराने का जो दावा है वो एओए के पदाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित जरूर हैं। करोड़ों रुपए का मकान लेते हैं, ऐसे में पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा है अगर वो भी दूषित मिलता है तो कई तरीके की चीज़ें लोग सोचने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल इस पानी को लेकर किस तरीके के कदम प्राधिकरण उठाएगा और किसकी वजह से ये पानी दूषित यहाँ पर आया उसको लेकर जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की फोर्स गुंडा माफिया और बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। ऐसा ही मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला है, जहां पर सॉल्वर गैंग के नकल माफिया द्वारा नकल कराए जाने के मामले में उनकी चल अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 11,22,778 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये दोनों ही बदमाश काफ़ी समय से मोटी रकम लेकर नकल कराने का ठेका लेते थे। आपको बता दें कि पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी शुकाबाद शेखर सेंगर का कहना है कि उपयुक्त दोनों भाई गिरजेश और रजनीश द्वारा इस काम को काफ़ी समय से अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने थाना मक्खनपुर क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा संख्या 668/22-25 के तहत 2/3 संगठित गिरोह के रूप में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पूरे मामले में जिला अधिकारी संतोष शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में गैंगस्टर की अपराध संख्या 14(1) के तहत संगठित गिरोह के रूप में इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। इनकी कुल जो संपत्ति है वो लगभग 11,22,778 रुपये बताई गई है। पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसमें ज़मीन, मकान और साथ ही वाहन भी बताए गए हैं। इस हुई कार्रवाई के बाद पूरे जितने भी इस माफिया थे, बदमाश थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो एनालिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट फिरोजाबाद।
देहरादून और मसूरी में रेंटल बाइक और स्कूटर संचालकों की जो मनमानी है, अब उस पर परिवहन विभाग ने है सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें, आरटीओ परिवर्तन और डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन सामने आया है, जिसमें पाया गया जांच में कि कई संचालक अधिकृत पार्किंग के बजाय सड़कों पर और नो पार्किंग में जो है अपने वाहन खड़े कर रहे थे, जिसके यातायात व्यवस्था जो थी प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा टैक्स जमा न करना, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना और निजी वाहनों का अवैध रूप से जो है रेंटल के तौर पर जो है संचालन जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें परिवहन विभाग की ओर से ऐसे करीब 75 वाहन के जो है लाइसेंस निलंबन कर दिए गए हैं और राज्य परिवहन प्राधिकरण को भी जो है इसमें भेज दिया गया है विभाग को। और वहीं विभाग का ये कहना है कि पर्यटकों की जो सुरक्षा है, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी जो है ये अभियान चलाया जाएगा। देखा जाता है कि कई ऐसी भी खामियां इसमें निकलकर सामने आई कि जो पर्यटक मसूरी देहरादून घूमने के लिए आते हैं, जो रेंटल बाइक या स्कूटर लेते हैं, उनके पास जो है लाइसेंस भी नहीं होता है और अधिक शुल्क लेकर जो है उनको बिना लाइसेंस के जो है गाड़ी दे देते हैं। तो इसको लेकर भी लगातार जो परिवहन विभाग है इस पर अपनी नजर बनाए हुए है और साफ तौर पर जो आरटीओ परिवर्तन अनीता चमोला है, उनका कहना है कि ये जो अभियान है लगातार आगे भी जो है गतिमान रहेगा और ऐसे लोगों पर कड़ी जो है कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए आयुष चौधरी। गोरखपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अरबपति बनने के चक्कर में एक महिला बन गई नटवर लाल। जी हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी की रहने वाली गरिमा सिंह। गरिमा सिंह तो अरबपति बना था और गरिमा सिंह डेली अपने डायरी पे लिखती थी कि मैं अरबपति बनने वाली हूँ। वो डेली भगवान को धन्यवाद भी ज्ञापित करती थी और डायरी में डेली लिखती भी थी। गरिमा सिंह ने ये खेल शुरू करने के पहले अपने पिता और पति का भी साथ लिया। गरिमा सिंह लोगों के पास जाती थी, उसके पति और पिता भी लोगों से बताते थे कि मेरी बेटी एक बैंक में काम करती है, वो लोन माफ भी करा देती है और लोगों को लोन भी दिला देती है। कई लोग गरिमा सिंह के और उसके पिता उसके पति के जाल में फंसते गए और ये खेल आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता गया। जब लोगों को पता चला कि गरिमा सिंह और उसके पिता और पति हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, तो उसके बाद इसकी सूचना वो गोरखपुर पुलिस को देते हैं। जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो पता चलता है कि गरिमा सिंह और उसके सहयोगी लोग उसका साथ देकर फ्रॉड कर रहे हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने में लग जाती है और इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इन लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है इन लोगों ने कई लोगों से ठगी की हुई है। अभी भी 2 लोग इस गिरफ्त से बाहर हैं। गरिमा सिंह और उनके पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अभी उसके पति की तलाश जारी है। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। मुरादनगर गंग नहर, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, और तस्वीरें आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं यहाँ पर स्नान करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। जितने भी शिव भक्त हरिद्वार हर की पौड़ी से जल लेकर गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर से होते हुए गुजरते हैं, यहाँ पर जरूर रुकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्नान करने के बाद ही आगे की तरफ अपने गंतव्यों के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन मुरादनगर गंग नहर की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मुरादनगर गंग नहर का जो जल है वो चढ़ा हुआ है, यानी पीछे से जो पानी है या जल है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जो सीढ़ियाँ हैं वो भी ढक चुकी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक ये बोर्ड लगाया गया है कि नहर में जो गहराई है पानी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बल्लियाँ लगाई गई हैं, नेट से इसको कवर किया है ताकि कोई भी शिव भक्त कांवड़ियाँ यहाँ से आगे ना जाए। हालांकि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जाती है और आगे आप देखेंगे तो ट्यूब जो है वो भी बीच बीच में लगाई गई हैं। अगर कोई भी शिव भक्त बीच में चला जाता है तो वहाँ पर वो उसको पकड़कर बच सके। वॉच टावर भी मुरादनगर गंग नहर में जगह जगह लगाए गए हैं, वहाँ ऊपर से निगरानी रखी जाती है। पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर बना रहता है। अगर बात करें पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट का तो गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 4,500 से ज़्यादा की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त गाजियाबाद के अलग अलग जो रूट हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं और वहीं से निगरानी बनाए हुए हैं। और सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो
1200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सभी कांवड़ मार्ग पर रखी जा रही है। मुख्य कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी 24 घंटे लगातार कांवड़ मार्ग पर निगरानी बनाए हुए हैं ताकि शिव भक्त कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और ये देखेंगे आगे आप सामने जो घाट है वहाँ पर शिव भक्त सभी कांवड़िए नहाते हुए आपको दिखाई दी जाएंगे और यहीं से फिर जल लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये मुरादनगर गंग नहर का घाट है जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो रास्ता है पटरी मार्ग होते हुए सीधा हरिद्वार जा सकते हैं, या हरिद्वार से जितने शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर पैदल आ रहे हैं वो उसी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ आकर रुक जाते हैं और यहाँ एक बड़ा मेला बन जाता है और लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो हल्की हल्की बारिश है और शिव भक्त कांवड़ियों पर जो शिव की कृपा है वो बरसती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, मुरादनगर, गंग नहर।